दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम देख लिए थे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, धातु के गुण, अधातु के गुण। लेकिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमने लिखा था आयनिक यौगिक, ठीक है, आयनिक यौगिक, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक के गुण। तो देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है ना, जब दो तत्व आपस में एट्रैक्शन आकर्षण बल द्वारा एक दूसरे को आपस में बांधे रहते हैं ना, तो उस यौगिक बल को आयनिक यौगिक मतलब आयनिक यौगिक के द्वारा वो बांधे रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो पहले देखेंगे आयनिक यौगिक के गुण क्या होता है। तो इसका भौतिक गुण होता है कि ये क्या होता है, समांतर ठोस होते हैं, ठीक है, और कुछ कठोर भी होते हैं। पहला है चालकता। तो देखिए चालकता है, लेकिन किस रूप में है, माने चालक का काम करता है। यहाँ चालकता का मतलब चलेगा नहीं, मतलब कि जो विद्युत का चालक का काम करेगा, लेकिन किस रूप में करेगा, ये जलीय रूप में करेगा, ठीक है। जलीय रूप में मतलब कि जैसे कि जल में रहेगा ना, विलयन के रूप में रहेगा ना, तो ये काम करेगा, और नहीं रहेगा तो नहीं करेगा। अगर इसको ठोस रूप में चाहिए कि आप काम करा ले चालकता का, तो नहीं करेगा, ठोस रूप में नहीं करेगा। तो पूछेगा लोग कि आयनिक यौगिक किस रूप में चालकता का मतलब गुण को दर्शाता है, तो विलयन या जलीय रूप में, ठीक है, ठोस में नहीं। दूसरा कि घुलनशील होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं NaCl। तो NaCl को क्या कीजिएगा, आप पानी में डालिएगा तो आसानी से घुल जाएगा। एक ये आयनिक यौगिक है, मतलब ये क्या होता है, एक प्लस एक माइनस, दोनों आपस में उसमें टूट जाएंगे। समझ आ रहा है ना। तो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। दूसरा इनका क्वथनांक क्या होता है, अगलनांक ऊंच होता है। क्या होता है, ऊंच होता है। तो आयनिक यौगिक का क्वथनांक अगलनांक क्या होता है, ऊंच होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका है धातुओं की प्राप्ति। हम यहाँ तक देख लिए कि कैसे कैसे होते थे, जैसे हम धातु अधातु के गुण, आयनिक यौगिक के गुण, ये सब देख लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा ना, यहाँ से आप लोग का मतलब जो भी अब क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ना, यहीं से बनेगा, क्योंकि इससे पहले एक बेस तैयार हो रहा था, आपका इंट्रोडक्शन था कि कैसे कैसे माने पदार्थ होते हैं नॉर्मली, तो उसके बारे में हम देख रहे थे, ठीक है, इस चैप्टर में। लेकिन यहाँ से इसके आगे से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पहले देखें धातुओं की प्राप्ति, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति यहाँ पे है खनिज। तो खनिज का डेफिनेशन क्या होगा, इसका होगा पृथ्वी में के अंदर या भूगर्भ में, ठीक है, उपस्थित जो तत्व हैं, यानी पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप में जो तत्व है ना, उन्हीं को क्या कहेंगे, हम खनिज कहेंगे, ठीक है। उसके बाद से अयस्क क्या आता है, ठीक है। तो खनिजों से इसे प्राप्त किया जाता है, यानी कि जो खनिज हमें प्राप्त हो जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है ना, तो उसको मतलब छांट कर उसको क्या करते हैं, साफ कर। जैसे नॉर्मली देखे होंगे कि जब क्या होता है, जब धान पिटाता है ना, तो धान को क्या किया जाता है ना, गांव में ओसाया जाता है, या तो पंखा से या कुछ इसी से, तो उसको क्या किया, साफ किया जाता है ना। तो वैसे पृथ्वी के अंदर है ना, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ पाई जाती है। उस अशुद्धियों के डायरेक्ट हम उससे धातु नहीं प्राप्त हो सकता है, हमें उस अशुद्धि को खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्राप्त होगा ना जो धातुओं को, तो उसे अयस्क कहेंगे। तो अयस्कों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो खनिजों से। याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा अयस्क को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो इसको हमें खनिजों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला है सक्रियता श्रेणी का मतलब हुआ ना कि कौन से धातु ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली क्या होगा, बचपन में चाहे एज हो जाने पर, तो छोटे बचपन में जो बच्चे होते हैं ना स्कूल में, तो बहुत सारे एक्टिव रहते हैं ना, किसी से झगड़ा कर लेंगे, किसी से मतलब एथी कर लेंगे, झगड़ा क्लास में कर लेते हैं, बाहर भी कर लेते हैं। तो वैसे ही तत्वों में कुछ ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना, तत्वों में कुछ ऐसे हैं जो किसी से अझुरा जाते हैं। अझुरा जाने का मतलब क्या करें, किसी से रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे अधिक क्रियाशील में कौन आता है, ठीक है, माने सबसे अधिक क्रियाशील में किसको आता है। तो पहला आता है पोटेशियम, दूसरा आता है क्या है, सोडियम, तीसरा आता है कैल्शियम, और चौथा मैग्नीशियम, अल्मुनियम। ये सब क्या है, अधिक क्रियाशील के श्रेणी में आते हैं। दूसरा है मध्य क्रियाशील का मतलब हुआ ना कि जो मध्य हैं उनको अगर मौका मिलेगा ना तो क्रियाशील भी कर सकते हैं और नहीं भी। जैसे कि देखें ना कि कोई क्लास में लड़का बहुत शांत रहेगा, ठीक है, लेकिन जैसे मौका मिलेगा ना तो झगड़ा भी कर लेता है, ठीक है। तो वैसे क्या होगा, मध्य क्रियाशील में तत्व भी आते हैं, जैसे कि माने इनको जैसा मौका मिलेगा वैसा वो अपना रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। जैसे
जैसे क्या हो गया, जिंक हो गया, उससे फेरिक हो गया, लोहा हो गया, उसके बाद क्या होगा, पीबी लेड हो गया, कॉपर हो गया और पारा हो गया। ये सब क्या है, मध्य क्रियाशील के श्रेणी में आते हैं। तीसरा है कम क्रियाशील। कम क्रियाशील का मतलब जैसे सब एग्जाम्पल दे रहे हैं स्कूल पर, तो उसमें जैसे क्लास में कोई एक लड़का एकदम सुस्त रहता होगा, ठीक है, उसको पढ़ाई अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है, टीचर आ रहा है किस तरह पढ़ाई, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे तत्व हैं जो उनसे क्या मतलब है, क्या चल रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे क्या हो गया, सबसे कम क्रियाशील में आते हैं एजी। एजी को मतलब चांदी जो होता है ना, कम क्रियाशील में आता है, और सोना आता है, ठीक है, एरम होता है यूनान। तो इसीलिए इन लोग का क्या बनता है, आभूषण बनता है। मानिए कि अगर किसी कॉपर का बना दिया जाए तो जाकर हरा हो जाएगा, ठीक है, तो औरत बोलने लगेगी, ठीक है, बोलने लगेगी, मतलब समझने का मतलब कि इसका बनाइएगा तो खराब हो जाएगा जल्दी आभूषण। लेकिन चांदी सोना जल्दी खराब नहीं होता है, इसलिए ना, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है किसी से, इसलिए जल्दी ये खराब नहीं होता है, इसलिए इसी का आभूषण ज़्यादातर बनता है। तो आप लोग देखना, इसलिए इन लोग का डिमांड ज़्यादा है। अगर मानिए कि इसका भी तो बन सकता था पोटेशियम का, अगर इसका बन जाए तो एक चलते रास्ता में किसी से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सोडियम ये सब रिएक्शन कर लेगा, लोग फटाक दे, लेकिन इसका बनता है, आप समझ लीजिए। अब देखिए धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण का मतलब है ना कि धातुओं को हम कैसे निकालेंगे। अब क्या किए, हम खनिज ले लिए, अयस्क प्राप्त कर लिए, हम देख लिए कौन सा तत्वों को कैसे निकालना है, मतलब उनके माने प्रवृत्ति यानी गुण के अनुसार उनको रखना है, कहाँ पे रखना है, कहाँ पे नहीं रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि किससे धातुओं का निष्कर्षण कैसे करेंगे, ठीक है। तो धातुओं के निष्कर्षण में पहले क्या होगा, अयस्क, माने हम खनिज से जब अयस्क प्राप्त कर लिए तो उसका समृद्धिकरण करेंगे। समृद्धिकरण का मतलब ना, अयस्कों को मानिए कि एक बार में कोई चीज़ नहीं हो जाता है। जैसे कि आप लोग नॉर्मली हम चावल पर उदाहरण देते हैं, जैसे क्या होता है, धान कुटाता है तो चावल निकलता है, चावल निकलता है ना, तो ऐसे उसको नहीं बना दिया जाता है, चावल को भी फटका जाता है, चावल में भी जो भी अंकुरी रहता है उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही खनिज प्राप्त किए, खनिज से हमें अयस्क प्राप्त किए, अयस्क में भी कुछ अशुद्धियाँ होती है, फिर अयस्क को हम समृद्धिकरण मैंने शुद्धिकरण करते हैं, ठीक है। उसके बाद से क्या, धातु का निष्कर्षण करते हैं, यानी धातुओं को अलग अलग उसके प्रक्रिया है उससे निकालते हैं, ठीक है। तीसरा धातुओं का परिष्करण। जब धातु निकाल लेते हैं ना तो धातुओं का भी परिष्करण करता है। जैसे हीरा हम निकाल लेते हैं तो हीरा शुद्ध रूप में आप देखिएगा तो आपको अच्छा ही देखने में नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन उसी को तराश दिया जाता है, अच्छे से कर दिया जाता है, वो देखने में अच्छा लग जाता है। अब आगे आता है जैसे अयस्क है यहाँ पे, तो हम देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछता है आप लोग के एग्जाम में, गैंग या मैट्रिक्स क्या होता है। इसको गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे अयस्कों में उपस्थित, यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे थे, अयस्कों का शुद्धिकरण कर रहे थे ना, तो जो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि रहेंगे, अयस्क में उपस्थित, उसी को हम गैंग या मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है, आप पूछ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है भर्जन। भर्जन क्या होता है, जैसे सल्फाइड अयस्क है ना, उनको वायु की उपस्थिति में, यानी वायु जो होता है ना उसके उपस्थिति में ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को ना भर्जन कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं जिंक यहाँ पे है, ठीक है, जिंक सल्फाइड और ऑक्साइड में यहाँ से गर्म करेंगे और क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 ऑक्साइड में बदल जाएगा, सल्फाइड अयस्क यहाँ पे बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, हम भर्जन कहेंगे। तो कोई पूछेगा कि भर्जन क्या होता है, तो बोलना है सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है, जब कार्बोनेट अयस्क को, ये कार्बोनेट अयस्क होता है, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, CO3, इसको कार्बोनेट बोला जाता है। जब कार्बोनेट अयस्क को किस में बदलते हैं, ऑक्साइड में बदलते हैं ना, किसके उपस्थिति में, वायु के सीमित मात्रा में। ये नहीं कि कितना भी वायु चला दो, वायु को सीमित मात्रा डालना है, ठीक है। अब जैसे कि नॉर्मली धान ओसोया जाता है तो उसका सीमित मात्रा रहता है, ये नहीं कि 5-6 को पंखा लगा दे तो धान भी उधिया जाएगा संगे संगे, ठीक है। तो वायु का सीमित मात्रा होना चाहिए, ठीक है। सीमित मात्रा में अधिक समय तक गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहा जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना लो इसको। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है धातुओं का परिष्करण। माने कि यहाँ पे है धातुओं का परिष्करण है ना, हम धातुओं को कैसे कैसे निकालेंगे इसको देख लिए। जो कम क्रियाशील रहेगा उसको अलग तरीका से निकालेंगे, कल ये भी देखेंगे। जो मध्य क्रियाशील रहेगा उसको भी अलग तरीका से प्राप्त करेंगे, ठीक है। जो सबसे कम क्रियाशील उसको भी अलग तरीका से प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम धातुओं का परिष्करण, यानी जब धातुएं हमें प्राप्त हो जाएंगी तो उसको परिष्करण कैसे करेंगे, उसको सफाई कैसे करेंगे और उसको उपयोग में कैसे लाएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।